मैं जदों तेरे ख्वाबों वाली रात तुरिया मैं तुरिया बड़ा न मैं तो जा 16 रुद्र का खौफ। चैप्टर 16 रुद्र का खौफ। रात के वक्त रुद्र खाना खाने के लिए नीचे आ जाता है और खाना खाकर वापस अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद सबके सोते ही रुद्र खिड़की से नीचे कूदकर कहीं जाने लगता है। अब आगे। इतना कहकर रुद्र एक दिशा में जाने लगता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द ब्लडी। रुद्र ने अपना चेहरा को एक बदाना और हाथ में एक ग्लव्स पहना हुआ था। घर से कुछ दूर जाने के बाद रुद्र सिस्टम से पूछता है, फिलहाल सिस्टम विशाल अभी कहाँ मिलेगा? 97% होटल सनशाइन में। सिस्टम से जानकारी मिलते रुद्र होटल सनशाइन की तरफ निकल जाता है। सिस्टम के अपडेट होने के बाद से रुद्र को अब ज्यादा सटीक जवाब और थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ मिलती हैं, जिसकी वजह से रुद्र को किसी भी काम को करने में या सवाल पूछने में अब ज्यादा आसानी होगी। कुछ देर में रुद्र एक बड़े से बिल्डिंग के सामने पहुंच जाता है। फ्रंट गेट में कैमरा होने की कितनी प्रतिशत संभावनाएं है? बिल्डिंग के बाहर आकर रुद्र सिस्टम से पूछता है। 98%। मतलब कि मुझे अंदर घुसते ही सावधानी बरतनी होगी। इतना खुद से कहने के बाद रुद्र अपने सिर पर एक कैप भी लगा लेता है। अंदर जाकर रुद्र अपने मन में सिस्टम विशाल फिलहाल किस फ्लोर पर है से पूछता है। 87% टॉप फ्लोर पर। इसके बाद रुद्र टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगता है, लेकिन रुद्र को कुछ गड़बड़ लगता है। वो दोबारा सिस्टम से पूछता है, सिस्टम ऊपर जाने में ज्यादा सुरक्षित कौन सा रास्ता रहेगा? 78% स्टेयर सेफ। सिस्टम का मैसेज पढ़ने के बाद रुद्र सेकंड लास्ट फ्लोर पर ही लिफ्ट से उतर जाता है और लास्ट फ्लोर पर सीढ़ी से चढ़ने लगता है। जैसे ही रुद्र सीढ़ी से टॉप फ्लोर पर पहुंचता है, टॉप फ्लोर होटल सनराइज का सबसे बड़ा और लग्जरी कमरा मौजूद है। उन्हीं में से एक के बाहर कुछ लोग खड़े थे। सिस्टम क्या विशाल उसी कमरे है? 100%। इतना कहकर रुद्र उन लोगों की तरफ चलने लगता है। रुद्र को अपनी तरफ आते देख विशाल के गेट के बाहर जितने भी लोग पहरा दे रहे थे सबके सब होशियार हो जाते हैं। तो फिर अब इंतजार किसका कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। तभी उनमें से एक आदमी शेरा रुद्र की तरफ इशारे से कहता है, अरे ए लड़के तू है कौन और यहाँ क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की बातों के जवाब में रुद्र अपनी आवाज को रौबदार बनाते हुए, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? कहता है। रुद्र की बातों को सुनने के बाद शेरा गुस्से से रुद्र की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी शेरा को उसका दूसरा साथी रोक देता है। शेरा अपने साथी से पूछता है, जिस पर उसका साथी कहता है, रवि तू मुझे रोक क्यों रहा है? पागलपंती मत कर। ये होटल नासिक के सबसे बड़े होटलों में से एक है। यहाँ नासिक के नामचीन लोगों का आना जाना लगा रहता है। पता नहीं कौन क्या निकले, इसीलिए जरा तमीज से अब जाकर माफी मांग। अपने साथी के बातों को समझने के बाद शेरा रुद्र की तरफ देखकर माफी मांगने के लिए जैसे ही मुड़ता है वो रुद्र को अपने बगल में खड़ा पाता है। लेकिन कोई भी रुद्र को अपने इतने करीब देखकर ज्यादा हैरान नहीं होता है, बल्कि शेरा रुद्र से माफी मांगने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक कर्कश और गुस्सैल आवाज पड़ती है, अगले जन्म में कभी भी अपने दुश्मन पर से अपना ध्यान मत हटाना। कहने के बाद रुद्र शेरा का ही चाकू शेरा के ही गर्दन में घुसा देता है। इतना रुद्र की ऐसी हरकत देखकर बाकी सभी आदमी खुद को लड़ाई के तैयार करने ही वाले थे कि तब तक रुद्र का चाकू उन सबकी गर्दनों को छेद देता है। रुद्र उनमें से किसी भी आदमी को आवाज करने का मौका भी नहीं देता है। कुछ देर में गेट के बाहर मौजूद सभी लोग जमीन पर पड़े मिलते हैं सिवाय एक के। जिस आदमी को रुद्र ने जिंदा छोड़ा था वो कोई नहीं बल्कि रवि था, लेकिन रुद्र अभी भी उसके सामने चाकू लेकर खड़ा था। रुद्र इस आदमी से पूछता है, तेरे पास रस्सी है? रवि को ऐसे सवाल की उम्मीद रुद्र से तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ज्यादा सवाल जवाब किए बिना रवि सिर्फ हाँ में ही इशारा करता है। रवि के पास से रस्सी लेने के बाद रुद्र रवि के सिर पर एक जोरदार हमला करता है, जिसके कारण रवि भी वही बेहोश हो जाता है। बाहर में सबको समेटने के बाद रुद्र कमरे में धीरे से दाखिल हो जाता है। कमरे अंदर दाखिल होते ही रुद्र को 5 लोग एक सोफे पर बैठे दिखाई देते हैं। उन सब की उम्र लगभग 18 से 20 के बीच में ही होगी। एक लड़का जिसे सब रॉकी कहते हैं वो विशाल से कहता है, यार विशाल, आज की पार्टी क्या सिर्फ पीने के लिए ही है? क्या कोई और प्रोग्राम नहीं है क्या? वो क्या है ना, बहुत दिन से मैंने किसी के साथ बिस्तर गर्म नहीं किया है। रॉकी की बात सुनकर दूसरा लड़का रंगा विशाल से कहता है, हाँ विशाल, आज का तुम्हारा इंतजाम थोड़ा फीका फीका सा लगा। उन दोनों आदमियों की बात सुनकर विशाल पहले तो मुस्कुराता है और फिर अपनी ग्लास उठाते हुए कहता है, सब्र करो यारो सब्र, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अबे तू पहेलियां बनाना बंद कर और सीधे सीधे बता कि तू कहना क्या चाहता है। एक और लड़का जिसका नाम मलिक था सबसे कहता है। उन सभी की बातें सुनने के बाद एक लड़का जो कि अभी तक चुपचाप बैठा हुआ था बोलता है, अबे ये साला विशाल उस लड़की की बात कर रहा है जिसे हमने कल सुबह धमकाया था। क्यों विशाल, सही कहा ना? हाँ यार राजवीर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसकी कमर, उसकी छाती, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि उस जैसी लड़की के साथ तो रोज ही बिस्तर गर्म करने का मन करता है। मन तो कर रहा है कि उसे अपनी रखेल बना लूं। अपनी बहन के बारे में ये सब सुनते ही रुद्र का खून पूरी अंदर ही अंदर उबाल मारने लगता है। फालतू में कल का प्लान क्यों बना रहे हो, क्योंकि तुझे तो ऊपर तो आज ही जाना है। रुद्र एक कर्कश और गुस्सैल आवाज में वहां मौजूद सभी लोग से कहता है, कौन है तू और तू अंदर कैसे आया? रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। रुद्र को देखते ही विशाल कहता है, शेरा, रवि, अरे कहाँ मर गए सब के सब? इतना कहने के बाद विशाल अपने आदमियों को आवाज देने लगता है। विशाल को अपने आदमियों को बुलाता हुआ देखकर रुद्र विशाल से कहता है, आप जिन लोगों से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी यमराज के पास अपने पापों का हिसाब किताब करवा रहे हैं और अब आपकी बारी है। इतना कहते ही रुद्र के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। तभी मलिक कहता है, अबे तू है कौन बे और समझता क्या है खुद को? कोई हीरो है जो हीरोइन को बचाने के लिए आया है? बेटा मैंने कब कहा कि मैं कोई हीरो हूँ और मैं कौन हूँ ये जानने तुम क्या ही कर लोगे, क्योंकि तुम सब तो अब मरने वाले हो। उद्धरण चिन्ह। मालिक की बात सुनकर रुद्र कहता है,
रुद्र की बातों सुनकर मलिक पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और रुद्र पर अपने मुक्के से हमला कर देता है। जैसे ही मलिक का मुक्का रुद्र के करीब आता है, रुद्र भी अपना हाथ का मुक्का बनाकर मलिक के हाथ से टकरा देता है। दोनों के हाथ टकराते ही अचानक से मलिक को अपने हाथ में एक जोर का दर्द महसूस होने लगता है। मलिक दर्द से चिल्लाने ही वाला था कि तभी रुद्र उसके गर्दन में चाकू घुसा देता है। रुद्र के इस हरकत ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिल में एक खौफ पैदा कर देता है। प्रोग्राम जब तक खत्म ना हो आवाज नहीं करने का। उद्धरण चिन्ह आ मेरा हाथ, साला मेरा हाथ। रुद्र के इस हरकत को देखते ही विशाल डरते डरते रुद्र से कहता है, देखो मेरे पापा नाशिक के जाने माने दादा और बिजनेसमैन है, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे पापा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मुझे जाने दो। विशाल को देखते देखते वहां मौजूद बाकी सभी लड़के भी रुद्र को अपने अपने बैकग्राउंड के बारे बताना शुरू कर देते हैं। उन सब की बातों को सुनने के बाद रुद्र का माथा, जो कि पहले से ही खराब था, और भी ज्यादा खराब होने लगता है। इसी वजह से रुद्र एक ही बार बाकी के बचे हुए तीनों लोगों के गर्दन में चाकू घुसा देता है। रुद्र ने बाकी के लोगों को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि रुद्र की स्पीड एक आम इंसान से तो बहुत ज्यादा ही थी। अब वहां पर सिर्फ विशाल ही जिंदा बचता है। रुद्र को इस तरह सबको मारते हुए देखकर विशाल भी अब डर से पूरी तरह कौंप रहा था। देखो प्लीज मुझे मत मारो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, पैसा, गाड़ी, बंगला, लड़कियां, तुझे जो चाहिए वो मैं तुझे लाकर दूंगा, बस मुझे जाने दे। विशाल को इस तरह अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखकर रुद्र कहता है, रुद्र व्यंग्यात्मक ढंग से कहता है, जब मेरी बहन ने मुझे बताया कि तूने उसे धमकी दी है तो मुझे लगा कि तू कोई बहुत बड़ा तोप होगा, पर देखो तो खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। वैसे तुझे एक बात बताऊं विशाल, मैं ना बड़ा शरीफ लड़का हूँ, बड़ा शरीफ, लेकिन अगर कोई मेरे परिवार की तरफ बुरी नजर से भी देख ले तो मैं उसका आंख ही निकाल देता हूँ। इतना कहने के बाद रुद्र हाथ में पकड़ा चाकू विशाल के पैरों के बीचों बीच के सामान में घुसा देता है। रुद्र के इस हरकत पर विशाल की चीख भी नहीं निकल पाती और वो सिर्फ अपना मुंह खोले दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगता है। उद्धरण चिन्ह सिस्टम, इसके जिंदा बचने की चांस कितना है? 7% अगर इसे अभी तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया तो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रुद्र विशाल के सामने कुर्सी आगे करके बैठ जाता है और विशाल की हालत का मजा लेने लगता है। तभी रुद्र को किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। उस आवाज को सुनकर रुद्र विशाल से कहता है, लगता है ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि तू और ज्यादा देर जिंदा रहे। 7% काफी है। तभी दरवाजे के बाहर कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है। सिस्टम, मेरा दरवाजे से बाहर निकलने की संभावना कितनी है? उद्धरण चिन्ह 1%। क्या रुद्र उस कमरे से भाग पाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर 17। एक जिंदा है। रुद्र विशाल के पैरों के बीचों बीच में चाकू घुसाकर वही सोफे पर बैठ जाता है कि तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही रुद्र विशाल को भी खत्म कर देता है। अब आगे। सिस्टम, दरवाजे से जिंदा निकलने की संभावना कितनी है? 0.5%। क्या बाहर वाले लोगों के पास बंदूक है? 98.9%। सिस्टम, मुझे इस कमरे से निकलने का सबसे सेफ रास्ता दिखाओ। उद्धरण चिन्ह 27% खिड़की से बाहर, 3% अभी दरवाजे से, और अगर मैं कमरे में रुका रहा तो 99.5% देर। कुछ देर सोचने के बाद रुद्र खिड़की के पास जाता है और खिड़की के बाहर देखने लगता है। बाहर देखते ही रुद्र गुस्से से सिस्टम से कहता है, अगर यहाँ से कूदा तो भले ही मरूं नहीं, पर हाथ पैर जरूर चले जाएंगे, तब तो मैं ऐसी भी नहीं बचूंगा। इसीलिए तो 27% कहा। सिस्टम की नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद रुद्र और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी रुद्र को किसी के कमरे के अंदर आने ही आहट सुनाई देती है। उस आदमी के पीछे पीछे 6 लोग और अंदर आ जाते हैं। रूम की हालत देखकर सब लोगों की रूह तक कौंप जाती है, इसीलिए नहीं कि उन लड़कों के साथ क्या हुआ, बल्कि इसीलिए कि अब उनका बॉस उनके साथ क्या करेगा। एक आदमी सभी मारे लड़कों की जांच करने लगा, इस उम्मीद में कि शायद उनमें से कोई जिंदा हो, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं होता। इधर गुज्जू रुद्र की तलाश में निकल जाता है, वही दूसरा उसका एक आदमी उस घायल लड़के को एक गाड़ी के बैक सीट पर अच्छे से लीरा और उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रखती और जैसे ही वो आदमी पीछे उस लड़के को देखने के मुड़ता है, वहां पर उसे कोई भी नहीं दिखता, सिर्फ उसे सीट पर खून से लिखा हुआ मिलता है, थैंक्स फॉर द लिफ्ट। जैसे ही वो आदमी इतना कहता है, उसे एहसास होता है कि उसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने घर से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर अपने खून में लिपटे हुए सभी कपड़ों को जला रहा था। अरे ये लड़का गया कहाँ? रुद्र को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, आज नहीं तो कल पुलिस उस तक पहुंच ही जाएगी, और इसी के कारण रुद्र वो हर चीज को खत्म कर देना चाहता था जो चीज भी उसे आज के हादसे से जोड़ती हो। अब ये गया आखिरी सबूत। सिस्टम, पुलिस को मुझ तक पहुंचने में या मुझे अरेस्ट करने में कितना वक्त लगेगा? 10% संभावना है कि 6 महीने के अंदर और 60% 2 साल के अंदर, मतलब कि मेरे पास सिर्फ 2 साल है खुद को बचाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। रुद्र कुछ देर और सोचने के बाद सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर मैं उन लोगों को इतनी आसानी से कैसे मार पा रहा था। उद्धरण चिन्ह। वो इसीलिए क्योंकि उन सब का अधिकतर स्टेज 5 से 6 के बीच में था और आपका उन सब से 2 गुना। उद्धरण चिन्ह। पर तुमने तो कहा था कि एक नॉर्मल इंसान का स्टेज 10 होता है। हाँ, वो मैंने उन लोगों के बारे जो कि सबसे ताकतवर होते हैं। उद्धरण चिन्ह। सिस्टम की इस बात को सुनकर रुद्र का पूरा दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन वो सिस्टम से कुछ कहता नहीं। सच कहूं तो मेरा किसी को भी जान से मारने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उस विशाल की बातों को सुनने के बाद मेरा खून खौल गया। रुद्र सब कुछ खुद से कहता है, गुज्जू भैया देखो, ये लड़का जिंदा है। उद्धरण चिन्ह। तभी उनमें से एक आदमी चिल्लाकर कहता है। तभी उस गुज्जू की नजर एक काले कपड़े पहने हुए लड़के पर जाती है, जिसके पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसे देखकर गुज्जू कहता है, कौन कौन जिंदा है? होश में लाओ इसे जल्दी। गिज्जू के कहने पर एक आदमी तुरंत बगल से पानी लाता है और उस लड़के के चेहरे पर छिड़कने लगता है। जैसे ही पानी के कुछ बूंदे उस लड़के पर पड़ती है, उसे होश आ जाता है।
उसे होश में देख गुग्जू तुरंत उस लड़के से सवाल करता है, ये सब किसने किया, क्या तुमने देखा उसे और वो किधर गया? उद्धरण चिन्ह। गुग्जू के इतने सारे सवाल सुनकर लड़का हकलाते हुए इशारों से कहता है, खिड़की से कूद कर भाग गया, अभी तू तुरंत मुझे बचा लो, मुझे नहीं मर मारना। उद्धरण चिन्ह। उस लड़के की बातों को सुनने के बाद गुग्जू अपने एक आदमी से उस लड़के को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहता है और खुद उस लड़के के बताए गए रास्ते की ओर चला जाता है। अदिति, जाओ जाकर अपने भाई को उठाकर बुला लाओ। विक्रांत की बातों को सुनने के बाद यशोदा कहती है। इतना कहकर अदिति रुद्र के कमरे की बढ़ने ठीक है माँ, लगती है। अदिति जैसे रुद्र को उठाने के लिए रुद्र के कमरे के अंदर पहुंचती है। रुद्र की हालात देखते ही अदिति चिल्ला उठती है, भाई आखिर क्या हुआ है? रुद्र को क्यों लिखा हुआ था सिस्टम पर अलर्ट? चैप्टर 18 रिवार्ड। यशोदा के कहने पर अदिति रुद्र को उठाने के लिए जाती है। जैसे ही अदिति रुद्र के इन कमरे के अंदर घुसती है वो रुद्र को देखकर चिल्ला उठी है। अब आगे। भाई क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? अदिति की आवाज सुनकर रुद्र कहता है, आप आधे कपड़े में क्या कर रहे हो? हाँ तो इसमें गलती तो तुम्हारी है ना, तुम बिना दस्तक दिए अंदर क्यों आई? रुद्र की बातों को सुनने के बाद अदिति थोड़ा नाराज आवाज में कहती है, माँ नीचे बुला रही है। प्रेजेंट। रुद्र सिस्टम से पूछता है, सिस्टम आखिर मुझे हुआ क्या था? मैं अपने शरीर को हिला क्यों नहीं पा रहा था? पहले आपने एक ही दिन में मसल एंड ब्लड स्ट्रेंथनिंग की बहुत सारी पिल्स को खाया और फिर अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल कल रात में ही किया, जिसके कारण आपके शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। क्या ये दोबारा हो सकता है? 23% चांस है कि ये दोबारा हो सकता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो कभी भी अपने शरीर की सारी शक्तियां खत्म मत कीजिएगा। सिस्टम की बातों को सुनने के बाद रुद्र अपने में तय करता है कि वो अगली बार से कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेगा। इतना खुद से फैसला करने के बाद रुद्र वापस अपने कपड़े पहनना शुरू कर देता है। तभी रुद्र के पास एक और नोटिफिकेशन आती है, होस्ट आपने अदिति को इंसाफ दिला दिया है, इनाम स्वरूप आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। सिस्टम के इस नोटिफिकेशन को देखते ही रुद्र तुरंत अपना स्टेट्स खोलता है। स्टेट्स। नाम रुद्र सिंह, उम्र 18, स्ट्रेंथ 13, विटलिटी 12, एजिलिटी 13, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल 14, लक्ष्य चार्म 8, HP 100, MP 100, RP 20। स्किल्स नन, लेवल 1 नोविस मार्शल आर्टिस्ट। अपने स्टेट्स को देखने के बाद रुद्र अपने रिजर्व पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। 2 स्ट्रेंथ, 3 विटालिटी, 2 एजिलिटी, 1 बौद्धिक और बाकी बचे अपने लुक और चार्म में डाल देता है। नाम रुद्र सिंह, उम्र 18, स्ट्रेंथ 15, विटलिटी 15, एजिलिटी 15, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल 15, लक 16, चार्म 10, HP 100, MP 100, RP 0। स्किल्स नन, लेवल 1 नोविस मार्शल आर्टिस्ट। कुछ देर बाद रुद्र भी नीचे नाश्ता करने के लिए आ जाता है। रुद्र के नाश्ते के टेबल पर बैठते ही प्रीति रुद्र को घूरने लगती है और फिर सबसे कहती है, क्या आप लोगों को रुद्र भाई कुछ बदले बदले से नहीं लग रहे? अपनी बहन की बातों को सुनते ही रुद्र थोड़ा सतर्क होकर प्रीति से पूछता है, मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये भाई कि आप आज थोड़े ज्यादा ही बड़े लग रहे हो। प्रीति की बात सुनने के बाद यशोदा सीधा उसके सिर पर एक चपत लगा देती है। उद्धरण चिन्ह। माँ आपने मुझे क्यों मारा? उद्धरण चिन्ह। खाना कहते वक्त बातें नहीं करते, अब चुपचाप खाना खाओ वरना फिर तुम्हें आज खाना भी नहीं मिलेगा। यशोदा की बात सुनने के बाद सभी लोग एकदम चुपचाप नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। विक्रांत खेत, यशोदा दोपहर का खाना और अदिति और प्रीति अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। अपना अपना वही रुद्र को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी उसे सिस्टम के द्वारा दिया हुआ मिशन याद आ जाता है और फिर रुद्र थोड़ा परेशान होने लगता है। मुझे तो बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, अब भला मैं 100 करोड़ की कंपनी कैसे खड़ी करूं? रुद्र ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने दोस्त रोहन की याद आ जाती है। अब मुझे इस मुसीबत से सिर्फ एक ही आदमी बाहर निकाल सकता है, रोहन। इतना खुद से कहने के बाद रुद्र रोहन को फोन मिला देता है। फोन के उठते ही रुद्र को उधर से रोहन की भड़की हुई आवाज सुनाई देती है, अबे कमीने तुझे अब मेरी याद आई? सॉरी भाई, वो घर पे कुछ अर्जेंट काम था तो इसी वजह से मुझे आना पड़ा। रुद्र रोहन को शांत करवाते हुए कहता है, अगर जा ही रहा था तो मुझे एक बार बता करके तो जाता, या कम से कम एक मैसेज ही कर देता। आइंदा ध्यान रखूंगा। रोहन रुद्र से पूछता है, अच्छा अब बोल फोन क्यों किया? भाई मुझे जानना है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या इसमें तू मेरी कुछ मदद कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। जिस पर रुद्र कहता है। रुद्र की बातों को सुनने के बाद रोहन कुछ देर शांत हो जाता है और फिर रुद्र से कहता है, ठीक है, जब तू वापस यूनिवर्सिटी आएगा तब मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवा दूंगा जो कि तुम्हें बिजनेस के बारे में सभी जानकारी दे देगा और कुछ। उद्धरण चिन्ह। नहीं भाई बस इतना ही। रुद्र से इतना सुनने के बाद रोहन फोन रख देता है। जैसे ही रोहन फोन रखता है उसे एक वाकया याद आ जाता है जो कि उस दिन हुआ था जिस दिन रुद्र बिना किसी को बताए नासिक चला गया था। उस रात जब रोहन हॉस्टल पहुंचा तो वो रुद्र को वहां नहीं पता है। इतना कहकर रोहन फिर रुद्र का फोन ट्राई करने लगता है जो कि स्विच ऑफ बता रहा था। यार ये रुद्र अब कहाँ चला गया? रुद्र का फोन बंद आने की वजह से रोहन का माथा गर्म हो जाता है और उसी वक्त रोहन को राहुल भी दिख जाता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था। पता नहीं रोहन को ऐसा क्यों लगता है कि राहुल ने ही रुद्र के साथ कुछ किया है और इसी गलतफहमी में रोहन अपना बंदूक निकालने लगता है कि तभी रोहन का फोन बज जाता है। क्या रोहन ने राहुल को मार दिया है? आखिर क्यों रोहन रुद्र की इतनी फिक्र करता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज लाइक, कमेंट और शेयर करने के लिए बोलना भूल गया। चैप्टर 19 सिस्टम का लक्ष्य। रुद्र को सिस्टम के द्वारा दिया गया मिशन याद आ जाता है और उसी मिशन के सिलसिले में रुद्र रोहन को फोन लगता है। रोहन से बात करने पर रुद्र अपनी परेशानी का हल मिल जाता है।
अब आगे। जैसे ही रोहन को सामने राहुल किसी से फोन पर बात करते हुए दिखता है, पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि राहुल ने ही रुद्र के साथ कुछ किया है, और इसी गलतफहमी में रोहन राहुल के पास आते ही उसे कहता है, राहुल मुझे तुझसे बात करनी है, क्या हम कहीं बाहर चल सकते हैं। राहुल को तो हमेशा से ही रोहन के ऑफर का इंतजार रहता है, इसीलिए राहुल बिना कुछ सोचे समझे तुरंत रोहन के साथ चलने के लिए मान जाता है। उसके बाद रोहन राहुल को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर ले जाता है। भाई क्या बात करनी थी तुझे? बाहर पहुंचते ही राहुल पूछता है, तुझे पता है रुद्र कहाँ है? कुछ देर खामोश रहने के बाद रोहन कहता है। रुद्र का नाम सुनते ही राहुल का पूरा मूड खराब हो जाता है, लेकिन वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलने नहीं देता, क्यों उसे भी पता है कि रुद्र रोहन के लिए कितना जरूरी है। नहीं भाई रोहन, मैंने रुद्र को दोपहर से ही नहीं देखा है। क्या सच में तुमने रुद्र को नहीं देखा? राहुल की बात सुनने के बाद रोहन कहता है, नहीं भाई भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। रोहन की बातों को सुनने के बाद रोहन अपने चेहरा रोहन की तरफ करता है और पीछे से अपनी बंदूक जो उसने छुपा कर रखी थी उसे निकलने लगता है। लेकिन तभी रोहन का फोन बज जाता है। फोन उठते ही दूसरे तरफ का आदमी कहता है, सर मैं नासिक ब्लू डायमंड होटल का मैनेजर बोल रहा हूँ। रोहन रूड टोन में उस मैनेजर से पूछता है, जिसे सुनकर एक बार तो मैनेजर और सामने खड़ा राहुल भी डर जाता है। बोलो इतनी रात को फोन क्यों किया? सर वो ये कहना था कि आपका एक दोस्त यहाँ इस होटल में रुका हुआ है जिसने अपना नाम रुद्र बताया है। उस मैनेजर की बात सुनने के बाद रुद्र अपना बंदूक वापस उसे उसी की जगह में रख देता है। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, इतना कहकर रोहन फोन रख देता है। फोन रखने के बाद रोहन अपने चेहरे पर एक फीकी सी स्माइल लाते हुए राहुल से कहता है, सॉरी यार राहुल, मुझे अर्जेंट कहीं जाना है तो मैं चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रोहन बिना राहुल के कुछ कहने का इंतजार किए वहां से निकल जाता है। प्रेजेंट। रोहन से बात करने के बाद रुद्र बिजनेस को लेकर फिक्र करना छोड़ देता है। तभी रुद्र को कुछ याद आता है और वो सिस्टम से पूछता है, सिस्टम मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि आखिर तुम्हारा काम क्या है, मतलब कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। उद्धरण चिन्ह। मेरा उद्देश्य है कि जिस किसी के पास ये सिस्टम रहे उसे इस दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी बनाना है। उद्धरण चिन्ह। और जब मैं इस दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी अगर मैं बन जाता हूँ तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। जिस दिन आप सिस्टम के द्वारा बनाए सभी पैरामीटर पर खड़े उतरेंगे उस दिन मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। तो तुम्हारा पैरामीटर है क्या? इट्स अ सीक्रेट। सिस्टम की बात देखने के बाद रुद्र का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन तभी रुद्र को कुछ याद आता है और फिर रुद्र तुरंत लैपटॉप खोलने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी उसे होश आता है कि उसने अपना लैपटॉप तो लाया ही नहीं। एक काम करता हूँ, फिलहाल मैं अदिति का लैपटॉप इस्तेमाल कर लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। खुद से इतना कहने के बाद रुद्र अपनी बहनों की कमरे के तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी रुद्र को उसकी माँ आवाज देती है, कहा जा रहा है रुद्र? माँ वो दरअसल मैं अदिति का लैपटॉप इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो क्या मैं? यशोदा कंफ्यूजन में रुद्र की तरफ देखती है। लैपटॉप। तभी रुद्र को कुछ एहसास होता है और फिर रुद्र अपनी माँ से पूछता है, हाँ माँ वो लैपटॉप। उद्धरण चिन्ह। माँ क्या अदिति और प्रीति के पास लैपटॉप नहीं है? उद्धरण चिन्ह। हमारे पास तो फोन भी नहीं है, लैपटॉप तो बहुत दूर की बात है। घर के अंदर आते हुए प्रीति रुद्र से कहती है। प्रीति की बातों को सुनते ही रुद्र थोड़ा कंफ्यूज लगने लगता है और उसी कंफ्यूजन में रुद्र अपनी माँ के तरफ देखती है। मैं आपको बताती हूँ, पापा की आधी से ज्यादा कमाई तो आप ही पर खर्च हो जाती है, तो भला हमारे लिए लैपटॉप कहाँ से आएगा? उद्धरण चिन्ह। रुद्र से इतना कहने के बाद प्रीति अपनी माँ से कहती है, माँ बड़ी जोरों की भूख लगी है, खाना लगा दो। जाकर फ्रेश हो जा, मैं खाना लगा देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। यशोदा प्रीति से कहती है। कुछ देर बाद विक्रांत भी अपने काम से लौट आता है। विक्रांत को आया हुआ देखकर यशोदा अपने पति के लिए भी खाना निकल देती है। उसके बाद पूरा परिवार खाने के टेबल पर साथ बैठकर खाना खाने लगता है। क्या बात है पापा, आज आप काम से जल्दी आ गए? आज ज्यादा मछली पकड़ में नहीं आई क्या? उद्धरण चिन्ह। तभी प्रीति विक्रांत से पूछती है। प्रीति की बात सुनकर विक्रांत एक लंबी सांस छोड़ता है और फिर कहता है, आज कोई भी नाव समुद्र में उतरी ही नहीं, क्योंकि कल रात किसी ने नासिक के 5 सबसे रईस खानदान के बेटों को होटल सनराइज में मार दिया। उद्धरण चिन्ह। विक्रांत की बात सुनकर अदिति बुरी तरह से चौंक जाती है और फिर वो रुद्र की तरफ देखने लगती है, जो कि चुपचाप अपने पिता की बातों को सुन रहा था। क्या ये सब रुद्र भाई ने किया है? पागल है क्या अदिति तू भी ना? जिस आदमी से एक कुत्ता नहीं मारा जाता वो एक आदमी को भला कैसे मारेगा? उद्धरण चिन्ह। अदिति अपने मन में कहती है। अपने ही सवाल का जवाब भी अदिति खुद ही देती है। वैसे पापा उन्हें मारा किसने? अदिति अपने पिता से पूछती है। जिस किसने भी मारा हो बेटी, उसने उन्हें मारकर बिल्कुल सही किया। उद्धरण चिन्ह। रुद्र अपनी तारीफ सुनकर फूले नहीं समाता है और फिर सबसे कहता है। रुद्र की बात सुनते ही वहां मौजूद सब लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्या कहा रुद्र ने जिसके कारण वहां मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर 20 शॉपिंग। आज विक्रांत काम से घर जल्दी आ जाता है और जब प्रीति इसका कारण पूछती है तो विक्रांत बताता है कि नासिक के 5 सबसे बड़े लोगों के बेटों को किसी ने मार दिया है और फिर विक्रांत उस आदमी की तारीफ करने लगता है जिसने कि उन लोगों को मारा। अब आगे। खाना खाने के बाद सब तैयार हो जाए क्योंकि आज हम सब घूमने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अपनी तारीफ सुनकर रुद्र सबसे कहता है। रुद्र की बातों को सुनने के बाद घर में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, खास करके यशोदा। Rudra akanaka shayi guman Jane valaplana tuman cubanaya. यशोदा रुद्र से पूछती है, माँ वो दरअसल मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ तो इसी वजह से आप लोग के साथ घूमने का मन कर रहा था और आज तो पापा भी घर पर ही है। यशोदा मैंने कह तो दिया कि हम सब घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर बच्चों ने कुछ मांगा तो भला मैं उन्हें क्या कहूँगा?
विक्रांत की बात सुनकर यशोदा कहती है, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, हमारे बच्चे इतने भी मंदबुद्धि नहीं है जो कि अपने परिवार की हालत ना समझते हो। उद्धरण चिन्ह। सच कहूँ यशोदा, मैं कभी कभार सोचता हूँ कि आखिर मैं कैसा पिता हूँ या कैसा पति हूँ जो कि अपने बच्चों और अपनी बीवी की जरूरत भी पूरी नहीं कर पाता, मुझे तो डूब के मर जाना। विक्रांत आगे कुछ और भी कह पाता कि उससे पहले ही यशोदा उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है और फिर विक्रांत से कहती है, आपको आगे कुछ भी बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और आप खुद को कोसना बंद कीजिए। उद्धरण चिन्ह। कैसे खुद को ना कोसू यशोदा, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की होती तो शायद आज तुम किसी महल में रह रही होती। उद्धरण चिन्ह। Vikranta ki bata sunakara yasoda pyara she Vikranta ki sira parahatha farati hai or afira muskurakara kahati hai। मैं जहाँ हूँ खुश हूँ, आपको मेरी ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चलिए तैयार हो जाए वरना फिर आने में कहीं लेट ना हो जाए। यशोदा की बात सुनने के बाद विक्रांत भी तैयार होने लगता है। कुछ देर बाद परिवार के सभी लोग तैयार होकर बाहर हॉल में आ जाते हैं। तो फिर चले, रुद्र सबसे पूछता है, वैसे भाई हम जा कहाँ रहे हैं ये तो आपने बताया ही नहीं। Rudra ka savala sunakara aditi puchati hai, jabahama vahajayinga tabatum he kuda patakala jaga, abakail। रुद्र सबसे कहता है और फिर सब लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। Kucha derabada rudra sabako nasika lakara ajata hai, nasika mempahunkate hai yasoda rudra she puchati hai। रुद्र तुम हमें यहाँ लेकर क्यों आए हो, माँ आप बस चलती तो जाओ, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद रुद्र सबसे पहले एक शॉपिंग मॉल में घुस जाता है। जिस मॉल में रुद्र घुसा था वो नासिक का सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से एक था। Suno tuma dono ko jobi dressa passenger air use larao। अंदर घुसते ही रुद्र अपनी बहनों से कहता है। रुद्र की बात सुनकर दोनों बहनें पूरी तरह से हैरान हो जाती है। भाई आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना। रुद्र की बातों को सुनने के बाद दोनों बहनें अपने अपने लिए ड्रेस लेने के लिए चली जाती है। क्या मैं तुम्हें मजाक के मूड में लग रहा हूँ। दोनों लड़कियों को खुशी खुशी जाते हुए देखकर रुद्र के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है कि तभी विक्रांत रुद्र से कहता है, रुद्र जरा ध्यान से, अपने महीने की सारी कमाई अपने बहनों के कपड़ों पर ही मत उड़ा देना। उद्धरण चिन्ह। अपने पिता के बातों को सुनने के बाद रुद्र सिर्फ मुस्कुराता है और फिर अपने पिता से कहता है, मैं ध्यान रखूंगा, वैसे पापा आप और माँ भी अपने लिए कोई ड्रेस पसंद कर लीजिए। रुद्र की बातों को सुनने के बाद विक्रांत कपड़े लेने से सिरे से नाकार देता है और यशोदा का भी वही जवाब होता है। कुछ देर बाद अदिति और प्रीति अपने साथ कुछ कपड़े लेकर आ जाती है। रुद्र पूछता है, क्या तुम लोग को सिर्फ इतना ही लेना है, इतनी सारी ड्रेस, मुझे तो लगता है कि तुम दोनों ने तो पूरी दुकान ही उठाकर ले आए हो। उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से विक्रांत की आवाज आती है, पापा ज्यादा थोड़ी ना है, सिर्फ 20 ड्रेस ही तो है, 10 मेरा और 10 अदिति का। Tabi priti kahati hai, vahi to main bi kaha raha huki ten dressa, kiayi thora jada nahi hai। Paparagara aditi ora priti koatana dressa passenger aya hai to firathika hai na। तभी बीच में रुद्र कहता है। इतना कहकर रुद्र उन कपड़ों का बिलिंग करवाने लगता है। बिलिंग करने के बाद शॉपिंग मॉल की स्टाफ रुद्र से कहती है, सर आपके सभी ड्रेसेस को मिलाकर कुल कपड़े बेच रहे हो या सोना। दाम सुनते ही विक्रांत की पड़ता है, आखिर कितना दाम था अदिति और प्रीति के कपड़ों का। आखिर क्यों कहा विक्रांत ने कि अगर याउडा उसकी बीवी ना होती तो आज वो महिला में रह रही होती। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे इस कहानी के साथ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। Yeah.